आज हम जानेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे ये सारे पॉइंट्स जो कि हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड था वो किस हिसाब से थी, वो किसने रखी और कब रखी। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी कंपोजिशन कैसी थी, यानी कि जो असेंबली के मेंबर्स थे वो किन कम्युनिटीज़ से थे और वो किस तरीके से डिवाइडेड थे सेगमेंट्स में। उसके बाद में हम जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी उसने अपना वर्क कैसे स्टार्ट किया और वो कैसे काम करती है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है और इसने क्या रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनते टाइम। उसके बाद हम जानेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या चेंजेस आए और उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या पावर्स दी। उसके बाद हम अदर फंक्शंस के बारे में जानेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में अदर फंक्शंस क्या प्ले करे उसने और क्या क्या रोल प्ले करे थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमिटीज़ को भी देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मेजर कमिटीज़ क्या क्या रही हैं, माइनर कमिटीज़ क्या क्या रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका क्या रोल था, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट था वो किस तरीके से प्रेजेंट किया था और उसमें क्या क्या की पॉइंट्स थे। फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि इनेक्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोसेस था और एनफोर्समेंट का। और देन फाइनल करते हुए हम ये जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी क्या क्रिटिसिज्म हिस्ट्री हमें बताती है, क्या क्या बताए गए हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। और कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया है वो एम.एन. रॉय जी ने दिया था, जो कि पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी थे। उन्होंने ये आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्म करना। उसके एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जिसका वही काम होगा ऑब्वियसली जो पहले एम.एन. रॉय जी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वो बनाए। फिर उसके कुछ सालों बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाहर के इंटरफेरेंस के बिना बनना चाहिए, यानी कि उसमें कोई बाहर का पावर या फिर कोई नेशन या फिर किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसका फॉर्म करे जिसमें कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हों या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे उसमें मेंबर्स बने। तो एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज ये होता है कि जिसमें जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करके आते हैं सिटीजन्स द्वारा, जो कि 18+ ईयर के हों और किसी भी कम्युनिटी के हों और उसमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहे उनका कुछ भी हो। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि जो आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाहर के इंटरफेरेंस के बिना बनना चाहिए। बाहर के इंटरफेरेंस से उनका मतलब था कि कोई बाहर की पावर, यानी कि बाहर का कोई देश या फिर कोई पर्सन, आउटसाइडर पावर की इसमें इंटरफेरेंस ना हो, और ये हमारे देश की अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू बने और उसमें जो मेंबर्स हों वो एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि एक इलेक्शन के थ्रू उसमें मेंबर्स बने। और उस एडल्ट फ्रेंचाइज से उनका मतलब था कि उसमें 18+ ईयर्स के सारे एडल्ट्स हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उसमें वो लोग पार्ट ले पाएँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हों, चाहे वो कैसे भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हों या उनका एजुकेशन लेवल कैसा भी हो, बट उनका इसमें रोल होना चाहिए। उसके बाद में जो डिमांड थी वो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी एक्सेप्ट कर ली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने की 1940 में, जिसको बोलते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो अगस्त ऑफर ऑफ 1940 कहा जाता है जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट किया था। उसके 2 साल बाद 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि एक मेंबर ऑफ कैबिनेट थे, ब्रिटेन से इंडिया आए और एक प्रपोजल के साथ में वो आए थे, जिस प्रपोजल में था कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी तरीके से होना चाहिए, उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए। वो एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट, एक ड्राफ्ट लेकर आए थे जिसको प्रपोज किया गया कि उसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन जो क्रिप्स प्रपोजल था उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि जो इंडिया है वो 2 ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स में आ जाए जिसके अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो। यानी कि अल्टीमेटली मुस्लिम लीग चाहती थी कि 2 स्टेट बन जाएं, यानी कि 2 देश बन जाएं इंडिया के 2 टुकड़े होकर, और उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन हों। उसके कुछ सालों बाद फिर दोबारा एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया, एक कैबिनेट मिशन प्लान के साथ में, जिसने 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आइडिया को तो रिजेक्ट कर दिया, बट एक स्कीम उसमें थी
उस स्कीम में ये था कि जो उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे, वो मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने मॉडिफाई किए थे, और उसने थोड़ा कर भी दिया था, तो ये बात थोड़ी आगे बढ़ी। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे ऊपर आए हैं, जिसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका कॉम्पोजिशन क्या था, यानी कि उनका ब्रेकडाउन किस तरीके से था, यानी कि कितने प्रिंसली स्टेट्स से थे, कितने हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, और कम्युनिटीज़ का डिवीज़न भी किस तरीके से था। इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो असेंबली है उसका गठन कर दिया गया था नवंबर 1946 में, और ये जो स्कीम थी, यानी कि जिस योजना के तहत उसको रखा गया था, वो था कैबिनेट मिशन प्लान। और उस कैबिनेट मिशन प्लान के जो स्कीम थी उसमें बेसिक फीचर्स थे, जो कि था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ 389 कर रखी जाएगी, और उस 389 में से 296 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की जाएंगी, और 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की जाएंगी। ब्रिटिश इंडिया से मतलब था वो स्टेट्स जो कि ब्रिटेन की गवर्नेंस के अंदर थी डायरेक्टली। ये प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो हमारे राजा महाराजा या फिर जो हमारे निज़ाम्स थे या फिर जो नवाब्स थे, जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे, उनके अंदर थी, जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नेंस के अंदर नहीं आती। तो इन्होंने क्या कहा कि ये दो डिवीज़न होंगे, फिर उस डिवीज़न के अंदर भी सब डिविजन्स थे, जो कि थे कि जो ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी उसमें जो 296 सीट्स हैं, उस 296 सीट्स में से जो 292 मेंबर्स होंगे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस में से आएंगे, और बचे हुए जो 4 मेंबर हैं वो हमारे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगे, यानी कि 4 प्रोविंसेस से 4 मेंबर आएंगे, और बाकी 292 मेंबर्स ये 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से आएंगे। ये तो हो गए थे हमारे ब्रिटिश इंडिया वाले। उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स रखे जाएंगे वो उन स्टेट्स की पॉपुलेशंस के रिस्पेक्ट में रखे जाएंगे, कि जितने भी यानी कि सीट्स अलॉट होंगी ईच प्रोविंस को या फिर प्रिंसली स्टेट को, वो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी। और उसका रफ ये आइडिया था कि एक सीट अलॉट की गई थी हर 10 लाख पर्सन पे, यानी कि 10 लाख लोगों पे एक सीट थी। तो ये रेशो के हिसाब से इन्होंने सीट्स को अलॉट किया था। उसके बाद में जो है कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो और फर्दर डिवाइडेड थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, जो कि थी मुस्लिम, सिख एंड जनरल। और जो जनरल थे इसके अंदर हमारे सारे हिंदू, बुद्ध एंड जैन, जितने भी अदर रिलीजन, कम्युनिटी और कास्ट, सारी चीज़ें इस जनरल के अंदर आ गई थी। और बाकी मुस्लिम और सिख इनको सेपरेट एक तरीके से आप प्रेफरेंस कह लीजिए वो दी गई थी। और फिर इनकी हर प्रोविंस में इनको भी डिवाइड किया गया था प्रोपोर्शन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। सिंपल भाषा में कहूँ तो यानी कि जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन थी उस प्रोविंस में, उस बिहाफ पे उनकी सीट्स अलॉट की गई थी उस प्रोविंस के अंदर भी। यानी कि प्रोविंस की सीट तो थी ही कि उस ओवरऑल कंट्री के अंदर उस प्रोविंस की कितनी पॉपुलेशन है, फिर जो सीट का सब डिवीजन था वो उनकी पॉपुलेशन की कम्युनिटी के बेसिस पे था। यानी कि जहाँ पर जिस कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर उसी कम्युनिटी के लिए एक तरीके से रिजर्व्ड या फिर एक डेडिकेटेड सीट्स आप मान लीजिए वो प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो ये था कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हर कम्युनिटी से, उनको इलेक्ट भी उन्हीं की कम्युनिटी के मेंबर ही कर सकते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की। यानी कि जो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो उस कम्युनिटी के मेंबर ऑलरेडी इलेक्टेड थे वो ही उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट कर सकते थे अपने वोट के थ्रू, जो उनको सिंगल वोट दिया गया था। यानी कि एक पर्सन है अगर एक कम्युनिटी का और वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है, तो वो अपनी कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपनी ही कम्युनिटी के लिए, यानी कि कोई मान लीजिए हिंदू है तो एक हिंदू मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का हिंदू सीट के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सीट अलॉटेड है, वो उसमें एक हिंदू लेजिस्लेटिव असेंबली वाला मेंबर ही वोट कर पाएगा। और लेकिन जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें ये सब इलेक्शन का चक्कर नहीं था, ना ही इस तरीके की सब डिविजन्स थी। उसमें डायरेक्ट था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स हैं वो उनको नॉमिनेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव को प्रिंसली स्टेट के। यानी कि प्रिंसली स्टेट से जो हमारे जाने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स, उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया था, तो उनमें इलेक्शन का प्रोविजन नहीं था। तो इससे ये बात क्लियर होती है, जो ये पॉइंट है हमारा, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। यानी कि ना ही तो वो फुली नॉमिनेटेड थी कि उसमें डायरेक्टली आ गए, ना ही वो इस तरीके से डिजाइन थी कि उसमें हर पर्सन इलेक्शन के थ्रू ही पहुंचा था। और एक बात और कही जाएगी इसमें कि जो मेंबर्स थे वो एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ही थे प्रोविंशियल असेंबली के, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली वाले जो लोग थे
वही लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे। तो उन लोगों ने, लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सबके पास वोटिंग राइट नहीं है। जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे प्रोविंशियल असेंबलीज में, उन्हीं के पास ही वोटिंग राइट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने का। तो उन लोगों ने अपने आप को ही, यानी कि आपस में ही एक दूसरे को वोट देकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचाया था। जो उनको वैलिड लोग लगे या फिर जो उनको कैपेबल लोग लगे अपनी कम्युनिटी के या फिर अपने प्रोविंस के, उन्होंने उन्हीं लोगों को, जो कि प्रोविंशियल असेंबली के लोग हैं, उन्होंने अपने में से जो कैपेबल लोग थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्टली पहुंचाया। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली के लोग। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि जो इलेक्शन था, जैसे कि हमने बताया कि जो 296 सीट्स थी वो इलेक्शन से होनी थी, तो उसके जो इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविंशियल स्टेट्स के लिए, वो करे गए जुलाई अगस्त 1946, यानी कि एक तरीके से 2 महीने चले गए। तो 2 महीने में ये इलेक्शंस हुए 290 सीट्स के लिए, और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने 208 सीट्स जीत ली। और जो बची हुई जो सेकेंडरी मेजोरिटी पार्टी थी, आप उससे कह सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग थी, जिसने 73 सीट्स जीती, और बची हुई 15 सीट्स जो थी वो अदर स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट लीडर्स ने जीती। यानी कि जो छोटे मोटे ग्रुप्स थे देश में, अपने अपने स्टेट्स में या रीजन्स में, उन्होंने वो सीट्स को, उन सीट्स पे जीत हासिल करी। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें हो गई थी कि जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की, उनको फिल ही नहीं किया गया, यानी कि वो फुलफिल्ड नहीं हो पाई और उन पे आके कोई बैठा ही नहीं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उससे उन्होंने दूर रहने का डिसीजन ले लिया। वो इसका पार्ट अल्टीमेटली बने ही नहीं। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होने से मना कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड के टाइम पे कहा था, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि वो चाह रहे थे कि अडल्ट फ्रेंचाइज से सब लोग वोट दे के इंडिया के सारे लोग उसको चूज़ करें। वो तो हो नहीं पाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी भले ही प्रोविंशियल असेंबली से मिलके बनी हो, लेकिन फिर भी वो काफ़ी डाइवर्स थी और उसमें हर सेक्शन के इंडियंस शामिल हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, ST SC एंड इवन विमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शन, यानी कि हर समुदाय की विमेन भी इसमें पार्ट बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बायस थी, या फिर किसी कम्युनिटी की तरफ इसमें झुकाव था, या फिर ये किसी एक कम्युनिटी को दबाने के लिए बनी गई थी। इसमें इस तरीके का कुछ भी नहीं था। इसमें सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से भाग लिया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे उस टाइम पे, उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो सब थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BR अम्बेडकर, और भी बहुत लोग थे जिनका नाम आप जानेंगे इस पूरे सीरीज में। तो इन सब लोगों ने अपना इसमें रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। बस इसमें आप यही एक्सेप्शन मान लीजिए, क्योंकि ये बताया जाता है बुक्स में भी कि हम महात्मा गांधी जी इसमें नहीं थे, लेकिन बाकी और जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय के सारे वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने किस तरीके से अपना काम किया था और जो उसका पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से शुरू हुआ। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी असेंबली की वो दिसंबर 1946 में करी गई थी, और उस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो दोबारा अपनी उसी डिमांड पर इंसिस्ट कर रही थी, जो कि थी कि एक सेपरेट स्टेट बनाना। और इस बार उन्होंने कहा था कि हमें सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहिए, यानी कि नाम के साथ में इस बार उन्होंने वो डिमांड रखी थी कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, सेल्फ गवर्निंग स्टेट, जिसकी अपनी खुद की गवर्नमेंट हो और जिसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो इसलिए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेने से मना कर दिया था। सो अल्टीमेटली जो ये मीटिंग हुई थी इसको सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही अटेंड किया था। और इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली इलेक्ट किया गया फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। उसके बाद में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको फाइनली इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। आफ्टर डैट बोथ HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी इलेक्ट किए गए एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। सो ये कह सकते हैं हम कि असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे एंड 1 प्रेसिडेंट थे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में और उसकी फाउंडेशन और उसकी कॉल वैल्यूज़ को प्रोवाइड करने में।
तो दिसंबर 13 1946 को जवाहरलाल जी ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया असेंबली में, जिसने सारे फंडामेंटल्स और फिलोसफी के बारे में बात की गई। यानी कि उसमें ये बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, और बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि जो उसकी कोर वैल्यूज़ हैं और उसका जो पर्पज़ है वो क्या होगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया, इस सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया गया। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें ये पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट्स ये कहता है, अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें, कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट और एक रिपब्लिक स्टेट बनेगी, जिसमें खुद सेल्फ गवर्निंग पावर होगी और सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर होगी, और हम लोग अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पहले पॉइंट में तो ये सारी बातें लिखी गई हैं। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो सिंपल भाषा में ये बोलता है कि जो इंडिया है वो बनेगा, एक कंट्री बनेगी जिसमें ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, जो कि ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, और इंडियन स्टेट्स जो कि इंडिया के अपनी स्टेट्स हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं है, और एडिशनल स्टेट जो कि ब्रिटिश इंडिया के पार्ट बाहर हैं लेकिन हैं अभी भी इंडिया का पार्ट ही, यानी कि जो फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं आती लेकिन इंडिया का पार्ट मानी जाती हैं या इंडिया की गवर्नेंस के अंदर मानी जाती हैं वो, और वो स्टेट्स जो कि इंडिया से जुड़ना चाहती हैं, उन सब के यूनियन से, उन सब के जुड़ने से एक कंट्री बनेगी जिसका नाम होगा इंडिया। और उसमें ये कहा है कि जो ये टेरिटरीज होंगी ये एक ऑटोनोमस यूनिट्स होंगी, और जो उनकी पावर्स है और जो उनके कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो डिसाइड करेंगी, और जो एक लॉ होगा वो सारी जगह एक लॉ लागू किया जाएगा और उनको अपनी पावर्स दी जाएंगी, और जो पावर्स हैं उनको वो सारी की सारी स्टेट जो है उनको एक्सरसाइज करेंगी, और वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी इंडिया की जो अपने के सारे फंक्शंस को प्ले करेगी, और जो जो लॉ है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेगी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा, जैसा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो असाइन करेगा। और जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि जितने भी आज़ाद इंडिया यानी कि सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पावर्स हैं और जो भी सारी उसकी अथॉरिटी है वो लोगों में से ही आएगी, यानी कि जो लोग हैं जैसा लोग चाहेंगे, जैसे लोगों की चुनी हुई सरकार चाहेगी, जैसा लोगों का पूरा एक तरीके से पीपल्स कंट्री होगी, जिसमें लोगों की जो पावर है, जो लोगों की जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जिस तरीके से वो चाहेंगे, जो उनकी चुनी हुई गवर्नमेंट चाहेगी उस तरीके से वहाँ पर काम होगा, जो कि हम बाय द लॉ होना चाहिए। ये नहीं है कि अनलॉफुल एक्टिविटी हम करेंगे, ये भी लिखा हुआ है कि लॉफुल काम करेंगे लेकिन करेंगे हम ऐसे ही जैसे हमारे देश के लोग चाहते। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इंडियंस हैं उन सबको फिर सेफ गार्ड्स मिलेंगे, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, बैकवर्ड क्लासेस हों, ट्राइबल रीजन्स हों, या डिप्रेस्ड पीपल हों, यानी कि जिनको दबाया गया है, या जो माइनॉरिटीज़ हैं अपने अपने इलाके की वो, या बैकवर्ड हैं जैसे कि ट्राइब्स हो जाती हैं हमारी, जो इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशन वाइज वीक हैं, उन सबको हम लोग सेफ गार्ड करेंगे, और उनको उनके एक तो ट्रेडिशंस को बचाने की कोशिश करेंगे, और उनको साथ में सारी फैसिलिटीज़ या फिर उनको स्ट्रीम लाइन या मेन स्ट्रीम करने में भी हेल्प करेगा हमारा कंट्री, एक तरीके से एक वेलफेयर स्टेट का काम करेगा। उस ये सारे जो रोल्स होते हैं एक अच्छे नेशन के, उसमें इंडिया कोई कमी नहीं करेगा। और छठा पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या जो हमारा कंट्री बनेगा ये अपने सारे लोगों को जस्टिस देगा, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी देगा, और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, और जो लॉ है सबके लिए बराबर होगा, प्लस जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, वो रहेगा हमारी कंट्री में। इसमें एडिशनल पॉइंट्स ये है कि चाहे इंसान का कोई भी बिलीफ हो, फेथ हो, या उसका वर्शिप का कोई भी तरीका हो, या फिर अगर वो एसोसिएशन करना चाहता है, ग्रुप बनाना चाहता है, यूनियन बनाना चाहता है, या फिर कोई काम है उसको मिलके उनको करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारा देश अलाउ करेगा, इसको की कोई रोक नहीं होगी। हाँ, सब्जेक्ट टू पब्लिक मॉरलिटी, वो तो है ही कि अगर कानून के अंदर जो भी अगर कोई चीज़ लॉफुल है यानी कि वो चीज़ वैलिड है और अगर वो मॉरल है तो वो उन सब चीज़ों को करने की हमारे देश में फ्रीडम होगी। और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लॉ थे, जो स्ट्रक्चर था, या फिर जो जो बीच में चैलेंजेस आए थे, इश्यूज आए थे, वो इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही कि इन बातों को प्राइम रखना है, इन बातों को ऊपर रखना है, तो उन डिसीजंस को या उन एक्ट्स को या उन लॉज को उस समय इम्प्लीमेंट किया गया कि नहीं, ये पॉइंट्स उसमें क्रश नहीं होने चाहिए या फिर ये चीज़ें क्लैश नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारा पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारी कंट्री का। और ये 7वां पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे रिपब्लिक की टेरिटरीज़ हैं हम उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे, और जो हमारे राइट हैं लैंड पे वो हमारे एक्सक्लूसिव रहेंगे, यानी कि ये लैंड हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, इसमें हमारी गवर्नेंस होगी, हमारी अथॉरिटी होगी और हमारे लॉ की ही पावर चलेंगी।
चाहे वो हमारे देश में आने वाला लैंड हो, सी हो या फिर एयर हो, यहाँ पे जो भी हमारा जस्टिस एंड लॉ है वो एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह हम लोग चलाएंगे। लेकिन चलाएंगे हम ही, क्योंकि सॉवरेन राइट, सारे राइट्स जो हैं वो हमारे ही रहेंगे। लेकिन हमारे रहने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कुछ गलत करेंगे। हम एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह वहाँ पे प्रॉपर जस्टिस एंड लॉ के तरीके से गवर्नेंस को चलाएंगे। जो एंड पॉइंट है वो हमारे देश के ट्रेडिशन और हमारी पुरानी लेगेसी को डिनोट करते हुए है कि जो हमारा ये एंशियंट लैंड है, इसको हम दोबारा जो इसकी राइटफुल, जो इसकी सही और इज्जत वाली जगह है दुनिया में, वो वापस दिलाएंगे। और हमारे जो देश का मेन पर्पस होगा, जो हम ये नेशन बनाने वाले हैं, जो बनेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में पूरा तैयार होगा, नया न्यू इंडिया जो बनेगा हमारा, उसमें हम प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस करेंगे और उसमें वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के कानून बनाए जाएंगे, उनके अगेंस्ट के नहीं। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखें कि हमारा काम रहेगा प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, यानी कि हम कोई वॉर मॉन्गरिंग या इधर कुछ इस तरीके के काम नहीं करेंगे कि हम युद्ध करें या फिर किसी को आगे अपने नेबर स्टेट्स को या फिर किसी को भी परेशान करें। तो ये था कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे, अपने अंदर के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनका भला करेंगे और जितना हो सकेगा बाहर भी हेल्प करें। तो ये हमारा एक कोर वैल्यूज़ थी। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये बिना किसी ओपोजिशन के, बिना किसी इशू के असेंबली ने एक बार में अडॉप्ट कर लिया जनवरी 22, 1947 को। और इसने एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा शेप किया, क्योंकि इसके जो फ्रेमवर्क थे या कोर पॉइंट्स थे, उन फ्रेमवर्क और पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस को फ्रेम किया। और जितनी भी स्टेजेस पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने की, उन स्टेजेस में जो जो इश्यूज आए वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनको टैकल करते चले गए। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, कि जो प्रियम्बल है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। यानी कि ये मॉडिफाइड वर्जन है प्रियम्बल हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जो हम आज यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, उसका इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, उसको क्या एडिशनल पावर्स मिली और उसने किस तरीके से डुअल रोल प्ले करे, या फिर क्या क्या उस समय के इवेंट्स रहे थे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि जब जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो अब तक मिसिंग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूरी बना रखी थी, उन्होंने भी उसको अल्टीमेटली ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में जून 3, 1947 जब पार्टीशन की स्पीच दी गई, यानी कि पार्टीशन का जो एक्सेप्टेंस दिया गया माउंटबेटन प्लान का, जिसका पर्पज़ ये था कि जो हमारा देश है उसकी पार्टीशन को उन्होंने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये देश अब पार्टीशन इसका होगा, इसके दो पार्ट बनेंगी, दो सॉवरेन स्टेट्स बनेंगी ही। और जो उनकी डिमांड थी एक तरीके से मुस्लिम लीग की, वो पूरी होने ही वाली थी। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का था, उसने 3 मेजर चेंजेस करे, यानी कि उसको 3 पावर्स दी। एक तरीके से उसका जो रोल था उसमें क्या क्या चेंजेस करे, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला रोल है कि जो असेंबली थी वो एक फुली सॉवरेन बॉडी बना दी गई, यानी कि उसको डिसीजन मेकिंग पावर दी गई और एक तरीके से उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया, जिसके पास किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने की पावर थी। इसको किसी और से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके बाद में जो ये एक्ट था, उसने कहा कि जो असेंबली है ये पुराना बना हुआ, जितना जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया से रिलेटेड जो भी कानून बना हुआ है, ये उसको ओवरराइड कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, नलीफाई कर सकती है, या जैसा भी असेंबली चाहे वैसा वो लॉ मॉडिफाई कर सकती है इंडिया के रिलेशन में, चाहे वो एग्जिस्टिंग लॉ हो या वो न्यू लॉ बनाना हो। तो पहला तो उन्होंने इसको एक तरीके से फुल पावर दे दी किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने भी लॉज हैं उनको स्क्रैच से पूरे तरीके से मॉडिफाई करने की उनको पावर दी गई। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो एक तरीके से एक लेजिस्लेटिव बॉडी का भी उसने काम करा, जिसको हम एक सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसके 2 सेपरेट फंक्शन थे, यानी कि उसने डुअल वर्क करा, उस समय डुअल नेचर था उसका। तो उसका पहला जो काम था, प्राइमरी काम जिसके लिए उसका गठन किया गया था, जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक आज़ाद इंडिया के लिए, वो तो वो कर ही रहा था, लेकिन एडिशनली उसको एक और काम दिया गया, जो था कि ऑर्डिनरी, यानी कि जो नॉर्मल देश को चलाने के लिए कानून चाहिए होते हैं उनको इनेक्ट करना, उनको लागू करना। और ये जो दोनों टास्क हैं, ये दोनों टास्क अलग अलग दिन किए जाते थे। ये करे तो
पावर तो थी उसके पास दोनों चीज़ करने की और वो करते भी थे, लेकिन वो एक ही दिन दोनों काम नहीं करते थे। यानी कि एक दिन वो लेजिस्लेटिव काम करते थे और एक दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उसको ड्राफ्ट करना, फ्रेम करना, यानी कि उससे रिलेटेड वर्क करते थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो असेंबली है, कह सकते हैं क्या, वो है ही फैक्ट कि जो असेंबली है वो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बनी। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करती थी, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम करती थी जिस समय, उस समय उसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी जिस दिन, जैसे कि हमने पहले बताया कि वो सेपरेट डेज में अलग अलग दिन अलग अलग रोल प्ले करते थे, तो उस दिन उसको चेयर करते थे जीवी मवलंकर जी। तो यानी कि इसके दो लीडर्स थे, दोनों एक्टिविटीज़ या दोनों टास्क के लिए अलग अलग लीडर्स, अलग अलग चेयरपर्सन्स। और ये जो डुअल फंक्शंस हैं ये कंटिन्यू करा गया नवंबर 26, 1949 तक। ये जो डेट है, ये डेट वो है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो टास्क है वो पूरा हुआ था। यानी कि इस तारीख को नवंबर 26, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से उस समय रेडी हो गया था। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो कि पाकिस्तान के एरिया से आते थे, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो अब हमारे इंडिया के रीजन के पार्टी नहीं थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहने का उनका कोई सेंस ही नहीं था, क्योंकि अब उनका रीजन ही पाकिस्तान हो गया था और उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी वहीं पर ही प्रिपेयर होना था। उसका इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट रहने का कोई सेंस ही नहीं था। प्लस जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो 229 हो गई गिरकर 389 से, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान में डिसाइड की गई थी। और कैबिनेट मिशन प्लान में यही डिसाइड किया गया था कि प्रोविंस के बेसिस पे सीट्स होंगी और उस प्रोविंस के बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स होंगी। तो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से वो जो सीट्स थी उन रीजन्स की, उनको कम कर दिया गया और उन लोगों की जो मेंबरशिप थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए, मेंबरशिप कह लीजिए, उसको विड्रॉ कर दिया गया। तो उसके बाद जो इंडियन प्रोविंसेस थी, जिनको हम पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे, उनका जो नंबर है वो 296 से गिरकर 229 हो गया। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका 93 से गिरकर 70 हो गया। यानी कि ड्रॉप आया दोनों जगह, यहाँ पर 70, यहाँ पर 229। और जो बाकी थे, एक तरीके से आप ये मान लीजिए वो मेंबर सब पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे उन रिप्रेजेंटेशन का या मेंबरशिप का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक पे जानेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने अपने दो जो रोल्स थे, जो कि था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि उनका था एज ए पार्लियामेंट एक्ट करना, अपने लॉज को इनेक्ट करना। उसके अलावा उन्होंने क्या एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करे थे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ये था कि इन्होंने इसको नलीफाई करा इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ की। उसके बाद में इन लोगों ने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इन्होंने जुलाई 22, 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। उसके बाद उन्होंने जनवरी 24, 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा और सेम डे उन्होंने नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट करा। ये दोनों चीज़ उन्होंने सेम डे करी थी, जनवरी 24, 1950 को। और उसके बाद में इस असेंबली ने जनवरी 24, 1950 को जो असेंबली के एक तरीके से प्रेसिडेंट ही थे, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्ट किया। तो यानी कि इस असेंबली द्वारा ही जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका चुनाव किया गया था। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके 11 सेशन हुए थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में। और उन्होंने 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा, उनको एनालाइज किया। उसके बाद एक उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया 114 दिन के लिए। और टोटल एक्सपेंडिचर इस प्रोसेस में पड़ा था उस समय के 64 लाख रुपीस, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो आज के सेशन में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे, जिसमें कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में और उसका जो पोस्ट एंड प्री इंडिपेंडेंस जो उसमें चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके बारे में जाना। और उसको जो डुअल टास्क का जो उसने रोल प्ले किया था एज फर्स्ट पार्लियामेंट, उसके बारे में भी हमने थोड़ी जानकारी ली। और फिर हमने उसके जो एडिशनल रोल्स थे उनके बारे में भी जाना, कि जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने क्या एडिशनल रोल्स प्ले करे थे और कैसे वो एज ए पार्लियामेंट भी वर्क किया था जब तक हमारा
एक्चुअल पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रिपेयर नहीं हो गई। हम इस टॉपिक को अब आगे भी कंटिन्यू करेंगे, इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि जो हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अभी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जानेंगे और इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड थी, हम आगे के सेशंस में उनको कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।